जो कि अभी भी बच्चों के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी और सना के नीचे आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी देर तक सना के नीचे न आने के बाद वो खुद से बोली, एक मामूली सी चोट ही तो थी, लेकिन सना इतना क्यों घबरा गई और उसने अपने आप को इस तरह से बंद क्यों कर लिया है। अभी रूही ने इतना कहा ही था कि तभी सना तेजी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से उतरने लगी और उसने अपने हाथ को एक कपड़े से ढक रखा था। रूही उसके ढके हुए हाथ को देखकर उसके पास आते हुए बोली, सना, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि इसे ढकने से तुम्हारा घाव और बढ़ सकता है। सना उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम मेरी चिंता नहीं करो तो अच्छा होगा। ये घाव जो मुझे आज मिला है, इससे कहीं बड़े घाव तुमने मुझे दिए हैं। और आज तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे जलने पर तो तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया था, तब तुम्हें कुछ भी नहीं लगा था क्या? सना की बात पर रूही एकदम शांत हो गई थी, क्योंकि पहले जो भी हुआ था उसमें भले ही रूही की गलती नहीं थी, लेकिन सना के पास एक पॉइंट था खुद को सही बताने का। रूही से इस तरह से बोलने के बाद सना तुरंत घर से बाहर निकल गई और रूही उसे जाते हुए देखकर हैरानी से बोली, ये कहाँ जा रही है? तभी उसने देखा कि बाहर समर्थ कार लेकर खड़ा था और सना जाकर समर्थ की कार में बैठ गई। उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर रूही इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ तो था जो वो दोनों सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए रूही बच्चों को देखकर उनसे बोली, तुम लोग मेड आंटी के साथ रहना, मैं अभी आ रही हूँ। और वो तुरंत ही सना और समर्थ का पीछा करने के लिए अपनी कार में आकर बैठ गई और कुछ ही देर में रूही समर्थ की कार के पीछे आ गई थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि वो दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे थे। तभी रूही ने देखा कि समर्थ ने अपनी कार को सिटी हॉस्पिटल वाली रोड पर मोड़ दिया था। रूही ने भी बिना देर किए हुए अपनी कार को उसी तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद समर्थ ने जल्दी से अपनी कार को पार्किंग में लगाया और वो सना का हाथ पकड़कर सिटी हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। लेकिन उन दोनों को शायद ये नहीं पता था कि उनके पीछे रूही भी थी, जो आज शायद उनके राज पर से पर्दा उठाने के लिए ही यहाँ आई थी। रूही उन दोनों के उड़े हुए चेहरे के रंगों को देखते हुए खुद से बोली, शायद सना से जुड़ा कोई राज आज मेरे सामने आने वाला है, क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर इस तरह से हॉस्पिटल आना और सना का इतना ज्यादा घबरा जाना, ये साफ बताता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। उधर अमर, जो कि धमकियों से और अपने ऑफिस से पहले से ही परेशान था, जब घर आया तो उसे घर पर कोई भी नहीं दिखा। धीरे धीरे उस सभी को ढूंढते हुए ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी बच्चों के धीरे धीरे बोलने की आवाज उसके कानों में आई। बच्चों की आवाज सुनकर उसने तेजी से एक आवाज लगाई, आरव, अवनी, कहाँ हो तुम? और जैसे ही अमर ने इतना बोला तो बच्चों की आवाज आना बंद हो गई। अमर हैरानी से खुद से बोला, ये मेरे साथ खेल रहे हैं या फिर मुझसे डर गए हैं? और इतना बोलते हुए अमर फिर से आगे बढ़ने लगा। उसने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वहां बच्चे नहीं थे और ना ही रूही उसे कहीं दिख रही थी। वो फिर से एक बार बच्चों को आवाज लगाते हुए ऊपर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि बच्चे इन्वर्टर के पास खेल रहे थे और उनके हाथ में इन्वर्टर से निकली 2 वायर थी। ये देखते ही अमर की आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, अवनी, आरव, छोड़ो तारों को, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जैसे ही अमर ने इतना कहा तो बच्चों ने घबरा कर उन तारों को फेंक दिया और अमर ने भागते हुए जाकर बच्चों को जोर से हक कर लिया। कुछ देर तक अमर बच्चों को ऐसे ही पकड़े रहा और उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो बच्चों के माथे पर किस करते हुए उन्हें देखकर बोला, तुम्हें पता है ना कि इसमें करंट आता है, तो फिर तुम दोनों इससे क्यों खेल रहे थे? और माँ कहाँ है तुम्हारी? बच्चे अमर को देखकर बड़ी मासूमियत से बोले, माँ बहुत देर से नहीं आई है, हम बोर हो रहे थे और हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग ऊपर आकर खेलने लगे। उन दोनों की बात सुनकर अमर हैरानी से बोला, लेकिन माँ कहाँ गई है? क्या आप दोनों को पता है? दोनों बच्चे उदास होकर मुंह लटकाकर उसकी तरफ देखकर बोले, हमें नहीं पता। अमर के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी और गुस्सा झलकने लगा था। उसने बच्चों को उनके रूम में भेजा और फिर जेब से फोन निकालते हुए रूही को फोन लगा दिया। रूही, जो कि समर्थ और सना के पीछे पीछे डॉक्टर की केबिन तक पहुंच चुकी थी, वो अपने चेहरे के सामने न्यूज़पेपर लगाकर बैठी हुई थी ताकि सना और समर्थ उसे पहचान न सके। अब उसे इंतजार था तो बस डॉक्टर के सामने सना और समर्थ की बातें सुनने का, क्योंकि इसमें ही सना के वापस आने का कोई राज छुपा हो सकता था जिसे आज रूही हर हाल में जानने आई थी। तभी नर्स ने समर्थ और सना को आवाज दी और वो दोनों तुरंत डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए। उनके अंदर जाते ही रूही भी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई।
अभी डॉक्टर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी रूही का फोन बजने लगा। उसने देखा तो अमर का कॉल था। उसे पता था इस वक्त उसके लिए क्या जरूरी है, इसलिए उसने अमर का कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही अमर गुस्से से फोन देखकर बोला, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है रूही तुम्हारी जो तुम मेरा फोन काट रही हो? इतना बोलते हुए अमर ने दोबारा फिर से उसे फोन लगा दिया। इस बार रूही ने उसका फोन उठा लिया था। वो साइड में आकर बहुत धीरे से अमर से बोली, अमर तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? और इतना बोलकर वो फोन काटने ही वाली थी कि तभी अमर गुस्सा करते हुए जोर से बोला, रूही ये तुम मुझसे बोल रही हो? अरे ये तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए था कि तुम 2 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? कम से कम मेरे आने का वेट कर लिया होता, फिर तुम्हें जहां जाना था तुम जा सकती थी। तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? जब अमर ने ऐसे कहा तो रूही को अमर की चिंता हो गई। वैसे भी पहले से इतना सब कुछ हो चुका था उन दोनों की जिंदगी में। अब एक बार फिर से रूही कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहती थी। वो परेशान होकर अमर से बोली, क्या हुआ अमर, तुम ठीक तो हो ना? अमर का गुस्सा अभी भी उतना ही था। वो अपनी सख्त आवाज में फिर से रूही से बोला, क्या हुआ है और क्या नहीं ये जानने के लिए तुम्हें घर आना होगा। और मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, क्या काम कर रही हो, लेकिन मुझे इसी वक्त तुमसे बात करनी है। तुरंत घर वापस आओ। और इतना बोलकर अमर ने रूही की बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। अमर का फोन कटने के बाद रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसने पलटकर डॉक्टर की केबिन की तरफ देखा तो वहां सना समर्थ नहीं थे और ना ही वो डॉक्टर वहां था। ये देखकर रूही एकदम से हैरान हो गई। उसने 2-3 बार केबिन में जाकर देखा, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिले। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और रूही के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पूरे अस्पताल में उन दोनों को ढूंढती। इसलिए उसने वहां से निकल जाना ही सही समझा, क्योंकि अमर किस बात से गुस्सा था अभी तो उसे ये भी नहीं पता था। रूही जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि आखिर क्या बात हुई होगी, क्यों अमर उससे इतना नाराज था। रूही जब घर पहुंची तो घर पर उसे कोई नहीं मिला और वो अपने तेज कदमों से जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगी। तभी हॉल के एक कोने में खड़ा अमर रूही को देखकर गुस्से से बोला, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। अमर की बात सुनकर रूही मुड़कर उसकी तरफ खड़ी हो गई। उसे देखकर बोली, मैं बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर गई थी और शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, इसलिए मैं उनके कमरे में उन्हें देखने जा रही हूँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? रूही की बात सुनते ही अमर का गुस्सा और बढ़ गया और वो आगे आते हुए रूही को देखकर बोला, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें रूही? बच्चों ने खाना अगर ना भी खाया हो तो तुम तो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी ना। तुम्हें पता है रूही, आज बच्चे मुझे किस हालत में मिले हैं? मुझे अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था आज बच्चों के साथ। इतना कहते हुए अमर सीढ़ियां चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो रूही के पास आ गया था। रूही, जो कि अभी अमर को हैरानी से देख रही थी, वो समझ नहीं पाई थी कि बात क्या थी। वो अमर से कोई सवाल पूछती इसके पहले ही अमर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे इन्वर्टर के पास लाकर खड़ा कर दिया। उसे देखकर बोला, यही वो 2 तार हैं जिससे आरव और अवनी खेल रहे थे और इन तारों में अभी भी करंट फ्लो हो रहा है। रूही, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या तुम उन्हें वापस लौटा कर ला सकती थी? और कहाँ गई थी तुम? क्या मैं ये जान सकता हूँ? अमर के सवालों का रूही के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जहां भी गई थी वहां से भी वो खाली हाथ ही आई थी। और बच्चों वाली बात सुनकर उसे खुद एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही की थी। अमर रूही पर चिल्लाए जा रहा था। तभी अवनी और आरव अपने कमरे से बाहर आ गए और उन्हें देखकर अमर एकदम से चुप हो गया। वो दोनों रूही के पास आते हुए अमर को देखकर मासूमियत के साथ बोले, पापा प्लीज आप माँ को मत डांटो, उनकी कोई गलती नहीं है। अमर आज पहली बार बच्चों पर गुस्सा करते हुए बोला, 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जाओ जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। तुम दोनों को हर मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही को आज बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज पहली बार उसकी वजह से आरव और अवनी को डांट पड़ी थी। बच्चे चुपचाप अपने कमरे में चले गए और रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो अमर के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो तेजी से भागते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई, जहां वो रोज रात को सोती थी। अमर अपनी जगह पर खड़े होकर बच्चों और रूही को जाता हुआ देख रहा था। उसे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और ऐसे में बच्चों और रूही का उससे दूर होना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। रूही स्टोर रूम में जाकर अपनी चटाई पर चुपचाप बैठ गई और अमर स्टोर रूम के ठीक सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। वो दोनों भले ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे,
लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के पास होने का एहसास था और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी नाराजगी भी थी, जो इस वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं की जा सकती थी। रात के 2 बज गए थे। अभी भी सना घर नहीं आई थी। रूही को नींद नहीं आ रही थी और उसे सना की बातें भी हैरान कर रही थी। तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई। रूही तुरंत स्टोर रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अमर गहरी नींद में सोया हुआ था। वो चुपचाप नीचे पहुंच गई और उसने जैसे ही गेट खोला तो उसके सामने सना खड़ी थी, जिसके हाथ में घर की डुप्लीकेट चाबी थी। रूही सना को देखकर बड़ी हैरानी से बोली, तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवा रखी है? सना रूही की तरफ देखकर गुस्से में बोली, ये मेरे पति का घर है और तुम मुझसे ये सवाल पूछने वाली कोई नहीं होती। सना इतना बोलकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी रूही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, तुम्हारा हाथ कैसा है अब? रूही के सवाल से सना के चेहरे पर एक खामोशी की लकीर खिंच गई थी, क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ कपड़े से छुपा रखा था। अभी सना कुछ बोलने वाली थी कि तभी रूही फिर से उसे देखकर बोली, मैंने किसी डॉक्टर से ये नहीं सुना कि जलने के बाद उस जगह को ढककर रखो। शायद तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है सना। क्यों छुपा रखा था सना ने अपना हाथ और क्यों गई थी वो समर्थ के साथ हॉस्पिटल? ऐसा कौन सा सच था जो सिर्फ सना और समर्थ को पता था? ये जानने के लिए सुनते रहिए। सना रूही के सवाल सुनकर अभी भी चुप ही खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास कोई भी जवाब नहीं था और वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी रूही आगे बढ़ते हुए सना का हाथ पकड़कर बोली, जरा दिखाओ तो मुझे कि तुम्हारी चोट कैसी है। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो सना ने रूही को जोर से धक्का दे दिया और उसे देखकर बोली, अपनी हद में रहो, मेरी हमदर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर सना गुस्से से ऊपर चली गई। रूही सना को जाता हुआ देखकर खुद से बोली, मुझे तो इसकी चोट कुछ और ही बता रही है। इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा। और इतना बोलकर रूही ऊपर पहुंच गई। वो अभी स्टोर रूम में जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, जितनी तुम्हें सना की फिक्र है, अगर उसकी आधी भी मेरी और बच्चों की कर ली होती तो शायद आज हम अपने रिश्ते में इस मुकाम पर नहीं होते। रूही ने पलटकर देखा तो अमर सोफे पर लेटा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। रूही उसे देखकर धीरे से बोली, सना पर नजर भी मैं अपने परिवार के भले के लिए रख रही हूँ और भूलो मत कि तुमने भी मुझसे यही कहा था कि सना हमारे लिए खतरा बन सकती है। इतना बोलकर रूही स्टोर रूम में न जाकर सीधे छत पर चली गई। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसके मन में कई सवाल थे और अमर से लड़ाई होने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी रूही छत पर ही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था। उसने पलटकर देखा तो अमर ऊपर आ चुका था। आज रूही की फेवरेट चांदनी रात थी। मौसम भी बहुत अच्छा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा प्यार के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो रूही और अमर के रिश्ते के बीच मिठास, जो प्यार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। रूही उदास होकर अमर की तरफ देखकर बोली, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया हमारी जिंदगी में। कितनी हंसी खुशी से हम शादी करने जा रहे थे और हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। रूही की बात सुनकर अमर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी इस दर्द का एहसास था जिस दर्द की बात रूही कर रही थी। वो चुपचाप बस शांत को देखता रहा। जब उन दोनों को खड़े खड़े करीब आधा घंटा हो गया तो अमर मुड़कर वहां से जाने लगा और जाते हुए रूही को देखकर धीरे से बोला, खुशियां अभी भी वापस आ सकती हैं, लेकिन शायद अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें पहले वाली रूही बनकर मेरे साथ नहीं रहना, या फिर तुम अपने होटल और अपनी दुनिया में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हारे पास मेरे और मेरे बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। अमर की बात सुनकर रूही उसे देखकर बोली, मैं तुम्हें इस बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती। समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा और फिर देखना तुम खुद ही मुझे आकर बोलोगे कि रूही मैंने तुम्हें गलत समझा। रूही की बात सुनकर अमर चुपचाप वहां से नीचे चला गया, लेकिन रूही अभी भी उस खाली आसमान में चांद को देख रही थी। अगली सुबह अमर जल्दी में ऑफिस निकल गया था। रूही जब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल के पास गई तो उसने देखा अमर की चेयर अभी भी वैसी ही थी। वो चेयर देखते ही समझ गई कि अमर ब्रेकफास्ट करने नहीं आया था। वो अमर की कार को देखने के लिए बाहर गई तो वहां कार भी नहीं थी। रूही को पता लग गया कि अमर ऑफिस जा चुका था। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और खुद से बोली, मैं कैसे सही करूं सब कुछ।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो सना का वो सपना सच हो जाएगा जिसे लेकर वो इस घर में आई है, और मेरे और अमर के बीच एक दीवार खिंच जाएगी जिसे शायद हम चाहकर भी कभी नहीं मिटा पाएंगे। अभी रूही ने इतना कहा ही था कि तभी न जाने कहां से सना वहां आ गई और वो मुस्कुराते हुए रूही को देखकर बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हें पहले ही एहसास हो गया कि तुम दोनों के बीच में दीवार खींचने वाली है। मुझे तो लगा था कि तुम आसमान में उड़ रही हो और एक दिन अचानक से गिरोगी, लेकिन खैर तुमने अपने आप को पहले ही संभाल रखा है, और तुम्हें पता है तुम्हारा और अमर का कुछ भी नहीं होने वाला। रूही गुस्से से सना को देखकर बोली, तुम चाहती क्या हो? क्योंकि जिस तरह से तुम अमर के साथ बिहेव करती हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे जरा सा भी प्यार है। सना बड़े रौब से रूही को देखकर बोली, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। ना मुझे अमर से कभी प्यार था और ना ही अब है। मैं तो बस यहाँ बदला लेने आई हूँ, अपना और अपने भाई का। रूही गुस्से से सना को देखते हुए बोली, सना क्या तुम नहीं जानती कि समर्थ उस दिन मुझे मारना चाहता था? अगर मैं वहां से ना भागती तो वो मुझे जरूर मार देता। क्या एक लड़की होने के नाते कुछ भी नहीं समझ सकती तुम? सना गुस्से से रूही को देखकर बोली, तुम जैसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए था। शर्म नहीं आती तुम्हें रूही कि तुम अपने ही नंद के पति के साथ इश्क लड़ा रही हो और दुनिया के सामने ऐसे खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर रही हो जैसे कि तुमने बहुत महानता का काम किया है। सना की बात सुनकर रूही को गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ देखकर बोली, पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारे पति के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचा था, और उस दिन घर से भागने के बाद मेरे पास अगर कोई ठिकाना था तो वो सिर्फ और सिर्फ अमर ही था, और यहाँ मैं उसके बच्चों की देखभाल के लिए आई थी। न जाने कब हम दोनों के बीच प्यार हो गया और हम दोनों इतना आगे बढ़ गए, लेकिन अब मैं ये जान गई हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो तुम्हारे भाई ने किया था मेरे साथ। न जाने कितनी लड़कियों से रिलेशंस थे उसके। सब कुछ जानते हुए भी मैं कई बार कुछ नहीं बोलती थी, और एक बार जब मैंने बोलने की कोशिश की तो वो मुझे मारने पर उतर आया। उस वक्त अगर मैं वहां से ना भागती तो आज मैं इस दुनिया में ना होती। इसीलिए मैं सही हूँ या नहीं ये तुम मुझे बताने वाली कोई नहीं होती। और रही मेरे और अमर के साथ में रहने की बात, तो हम पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और इतना बोलकर रूही गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उधर अमर अपने ऑफिस में बैठा आशीष का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ऑफिस का चपरासी उसके पास भागते हुए आया और उसे देखकर बोला, सर, आशीष सर गेट पर बेहोश पड़े हुए हैं। जैसे ही उस चपरासी ने इतना कहा तो अमर भागते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला और उसे देखकर बोला, पानी लेकर आओ जल्दी। आशीष अपने गंदे कपड़ों में गेट पर बेहोश पड़ा हुआ था। अमर उसके चेहरे पर पानी डालते हुए और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, आशीष उठो। अमर की तेज आवाज और पानी की छींटों ने आखिरकार आशीष की आंखें खोल दी और वो अमर को देखते ही गहरी सांस भरते हुए बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने नहीं चुराए हैं वो डायमंड्स। उसकी बात सुनकर और उसकी घबराहट देखकर अमर उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं तो तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम? अमर की बात सुनकर आशीष की जान में जान आई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं उसकी कैद में था। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसने मुझे एक फैक्ट्री में बंद करके रखा था। वो बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था, और उस आदमी तक हीरे पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि समर्थ और सना है। आशीष के मुंह से ये बात सुनते ही अमर एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सना समर्थ के साथ मिलकर उसके साथ ये भी कर सकती थी, लेकिन आशीष की बात सुनकर वो ये समझ गया था कि सना और समर्थ भी उस आदमी से कहीं ना कहीं तो मिले हुए थे, क्योंकि डायमंड की बात उन तक पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अमर ने तुरंत आशीष को अपनी कार से अस्पताल भेजा और खुद गुस्से में घर पहुंच गया। घर के मेन गेट से ही अमर जोर जोर से सना को बुलाते हुए अंदर जा रहा था। सना, जो कि घर के अंदर बैठी अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, अमर को ऐसे देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, क्या हुआ? तुम मेरा नाम लेकर पागलों की तरह क्यों चिल्लाए जा रहे हो? क्या अब तुम्हें मेरे बिना रहा नहीं जाता? सना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अमर ने अपना हाथ वहां रखे एक वास पर मार दिया, क्योंकि उसे सना पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वास टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि रूही भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। तभी अमर ने जोर से चिल्लाते हुए सना को देखकर बोला,
तुम्हारी और तुम्हारे उस भाई की इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस में जाकर तुम लोगों ने मेरे डायमंड्स चुराए। अमर की बात सुनकर और उसका आपे से बाहर गुस्सा देखने के बाद भी सना अपने उसी तेवर में थी। वो गुस्से से अमर को देखकर बोली, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे ऑफिस से डायमंड चुराए? अमर इस वक्त सना से बहस नहीं करना चाहता था। वो गुस्से में अपने हाथ से शर्ट को मोड़ते हुए बोला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारे भाई के पूरे बदन पर सबूत ही सबूत छोड़कर आऊंगा। और इतना बोलकर वो घर से बाहर निकल गया। रूही को पता था कि अमर कहाँ जाने वाला था, इसीलिए वो भागते हुए अमर के पीछे आई, लेकिन तब तक अमर निकल चुका था। अमर गुस्से में सीधे समर्थ के घर पहुंच गया। समर्थ, जो कि अभी पैसे गिन रहा था, अचानक से अमर के ऐसे आने से एकदम से घबरा गया। वो भागने ही वाला था कि तभी अमर ने उसकी छाती पर एक लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। फिर अमर उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से से बोला, बता किसके लिए किया तूने ये सब? किसके लिए तूने मेरे ऑफिस से डायमंड चोरी किए? बता उसका नाम। अमर की बात सुनकर समर्थ जोर जोर से हंसने लगा और उसे देखकर बोला, अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारे डायमंड्स को मैंने और मेरी बहन ने तुम्हारी नाक के नीचे से गायब कर दिया था। जैसे ही समर्थ ने ये कहा तो अमर ने उसके बाल पकड़कर उसे टेबल पर पटक दिया और उसे देखकर बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, मैं यहाँ बस इतना जानने आया हूँ कि तुमने वो डायमंड्स किसे दिए। समर्थ अपने सिर पर निकलते हुए खून को पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, अमर तुम भूल गए हो कि तुम अपने सवालों को लेकर गलत जगह पर आए हो। यहाँ तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला। समर्थ की ये बात सुनकर अमर को और गुस्सा आ गया और उसने समर्थ को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रूही, जो कि अमर का पीछा करते हुए समर्थ के घर पर आ गई थी, वो भागते हुए अंदर आई तो उसने देखा कि अमर बुरी तरह से समर्थ को मार रहा था। रूही भागते हुए अमर के पास आई और उसने अमर को जोर से पकड़ लिया। भले ही रूही के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अमर को रोक पाती, लेकिन वहां उसका होना ही उसकी बड़ी ताकत थी। अमर रूही के पकड़ने के बाद एकदम से रुक गया। तभी समर्थ जमीन पर लेटे हुए ही हंसकर बोला, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बताने वाला। और मुझे तो और मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे परेशान देखकर। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे मेरे साथ? मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे ना? तोड़ दो, लेकिन मेरे नाम ना बताने से जो दर्द तुम्हारे दिल में होगा वो मुझे बेहद सुकून देगा। अमर का हाथ एक बार फिर से समर्थ पर उठने वाला था कि तभी रूही उसे देखकर बोली, कोई फायदा नहीं इसे मारने का, ये हमारे हालातों का मजाक उड़ा रहा है और तुम्हारे गुस्से का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतना बोलकर रूही जबरदस्ती अमर को अपने साथ बाहर ले आई और उसने अमर को कार के अंदर बिठा दिया और खुद ड्राइव करने लगी। अमर एकदम चुपचाप रूही के बगल में बैठा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। कार में रखा हुआ मेडिकल बॉक्स निकालकर रूही अमर को देते हुए बोली, अपना हाथ साफ कर लो। अमर ने रूही की तरफ देखा तो उसे रूही की नजरों में खुद के लिए परवाह दिखी, जो कि अमर के दिल को पिघला गई थी। कुछ देर बाद रूही अमर को लेकर घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि सना सोफे पर बैठी हुई थी और वो वीर के सिर पर पट्टी बांध रही थी। वीर के माथे पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखते ही रूही बहुत ज्यादा घबरा गई। क्या हुआ था वीर को और सना उसके सिर पर क्यों पट्टी बांध रही थी? और कौन था वो आदमी जिसके साथ मिलकर सना और समर्थ ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया था? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको